हम फेल हुए, हम स्वीकारते हैं इस बात को। मानिए कि मैं ये कहूं कि बीजेपी ने बीएसपी को हाईजैक ही कर लिया है, और वही राजस्थान में भी हो रहा है। राजस्थान के अंदर भी जो कांग्रेस को नुकसान कैंडिडेट पहुंचाएंगे उनको टिकट दिए जाएंगे, और बीजेपी वाले सेट करके टिकट बांटेंगे। आज दलित समाज के चार मंत्री कैबिनेट में है राजस्थान में। ये नहीं कि सब राज्य मंत्री बना के लॉलीपॉप दे दी। जनुथर है, जनुथर तहसील हो चुका है, आने वाले वक्त में जनुथर उपखंड होना चाहिए। जालो की उप तहसील हो चुकी है, आने वाले वक्त में जालो की को हम तहसील कैसे बनवाएं। जातिवाद की आग ने जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय को पहुंचाया है। इस ना बेरहमी से जला डालना कि उसके परिवार को उनकी लाश भी नसीब ना हो, इससे बड़ा मतलब निर्मम पाप हो नहीं सकता। कोई मुस्लिम वहां आरोपी है, सब लोग कूद पड़ते हैं, पर जहां कोई और जाति का आदमी आरोपी होगा ये लोग किनारा कर लेते हैं। उनको शर्म आनी चाहिए कि जब 1 साल से मांग चल रही थी, पोस्ट कार्ड अभियान हमारे कार्यकर्ताओं ने चलाया, हमारे नगर पालिका ने प्रस्ताव लिया, रैली निकाली, ना उनके मुंह से ना किसी और टुच्चे दलाल नेताओं के मुंह से एक शब्द नहीं निकला जिले के लिए। कोई भी आदमी ये बात कह दे, ये साबित कर दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। प्रधान जी ये बात कह दे, उनके परिवार को आदमी बात कह दे कि राजनीति थी सिर्फ दलाली करना, कमीशन खोरी करना, जनता से पैसे लूटना, और विकास का कोई काम इन्होंने पहले नहीं किया। यहां जितनी गंगा जमनी तहजीब है, जितना भाईचारा इस कस्बे में है, ऐसा भाईचारा कहीं नहीं है। साथ ही ये भी मैंने देखा है कि आपने जो बीएसपी पार्टी है उसको 3 साल, आपने बताया कि मैंने उसको कब छोड़ा था? 8 महीने बाद छोड़ दिया, यानी कि 8 महीने बाद छोड़ दिया था। 18 यानी कि 19 से 19 1 साल के अंदर जो है हमने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। 3 साल पहले आपने लगभग आपसे पहले छोड़ दिया था। लेकिन उससे पहले की कोई तस्वीर, कोई भी, या यूं कहें कि जो बीएसपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मायावती जी, उनका जन्मदिन आता है तो कोई पोस्ट मैंने नहीं देखी। लेकिन इस चुनावी साल में मैंने आपकी बार देखा कि उसमें आपने पोस्ट भी डाली है और बधाई भी दी है, तो इससे क्या माना जाए? नहीं, आप हमारी पोस्ट चेक करवाइएगा। हम हमेशा से, मैंने देखा है ये चीज, और पिछले साल में भी है, हम आपको चेक करवा देंगे। हम बहन मायावती जी के हम बहुत सम्मान करते हैं। वो बहुत देश की एक बहुत एक ऐसी शख्सियत रही जिन्होंने दलितों की आवाज उठाई और मजबूती से हिंदुस्तान की राजनीति में अपना डंका बजवाया। लेकिन पिछले कुछ दिनों से बीएसपी पार्टी के अंदर आरएसएस के लोग या बीजेपी के लोग या उन लोगों ने डरा के, धमका के या फिर और केसेस में उलझा के पार्टी को इतना कमजोर कर दिया। और ये मानिए कि मैं ये कहूं कि बीजेपी ने बीएसपी को हाईजैक ही कर लिया है। यूपी के अंदर आपने देखा, अखबार आए, सारे टिकट जो है बीएसपी के बीजेपी ने बांटे, और जहां करीब 250 एमएलए आते थे वहां 1 सीट जीत पाई बीएसपी। तो बीएसपी का जो मिशन था बहुजन के, जो मान्यवर काशीराम जी ने जो मिशन चालू किया, वो मिशन कहीं ना कहीं फेल हो चुका है। और ऐसा नहीं है, हम आज भी उनका सम्मान करते हैं, और निश्चित तौर पे वो एक आर्यन लेडी है, उन्होंने समाज को दिशा देने का काम किया। लेकिन उनका मिशन जो है अब वो बीजेपी के हाथों में जा चुका है, और वही राजस्थान में भी हो रहा है। राजस्थान के अंदर भी जो कांग्रेस को नुकसान कैंडिडेट पहुंचाएंगे उनको टिकट दिए जाएंगे, और बीजेपी वाले सेट करके टिकट बांटेंगे। लेकिन जनता जागरूक हो रही है, जनता ने यह बात समझी यूपी के अंदर भी, तभी तो वोट नहीं मिला यूपी के अंदर भी। वो समझ गए कि ये पार्टी चुनाव नहीं लड़ पा रही है अपनी ताकत के लिए, पार्टी चुनाव लड़ रही है और एजेंडास पे। तो ऐसा नहीं है, बीएसपी का हम पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो मुहिम अब जो है कमजोर हो चुकी है। ये भी है कि जब आप कांग्रेस में गए तो कहीं ना कहीं जो बीएसपी के वोटर्स थे, जिन्होंने भाई जिताया सबने था, कहीं ना कहीं बीएसपी के साथ जुड़ के, क्योंकि टिकट उस वक्त आपके पास बीएसपी का था, तो जो वोटर्स है तो उसको किस तरह मना पाएंगे इस चुनाव में? देखिए, बीएसपी के जो वोटर्स है विशुद्ध हम सब के सब हमारे संपर्क में है। जो उन वोटर्स ने हमें चुना तो सिर्फ और सिर्फ खाली हाथी के सिंबल के लिए नहीं चुना, अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए चुना, अपने विकास के लिए चुना। और आज बहुजन समाज पार्टी के जो समर्थक के जो लोग थे वो सब ने हमें समर्थन किया है, और जो गांव में उनके लिए काम हो रहे हैं, बहुजन के जो पार्टी के लोग थे, सारी पंचायतों में ऐसी कोई पंचायत नहीं है जहां उनके लिए काम नहीं हुए। हम अभी उनकी डिमांड थी, हमारी सीकरी के अंदर एक बहुत बड़ा अंबेडकर पार्क बन रहा है, नगर के अंदर एक अंबेडकर पार्क बना, कई लोगों ने वहां विरोध भी किया उसका, वो बना। उसके अलावा आर्देश जाके सामुदायिक भवन बन रहे समाज के लिए। तो उनकी जो परेशानियां थी, जो जिम्मेदारी, जो कमियां थी, वो हमने दूर की हैं। उनके काम आज प्राथमिकता से हो रहे हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं है। आप एमएलए तो बना सकते हो, लेकिन काम सरकार करेगी। और फिर कांग्रेस सरकार ने आज के प्रतिपेश में जिस तरीके से बहुजन समाज को जो तवज्जो दी है, जो उनको भागीदारी सरकार में दी है, आज से पहले कहीं नहीं मिली।
आज दलित समाज के चार मंत्री कैबिनेट में है राजस्थान में। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है खड़गे जी, वो दलित समाज से आते हैं। तो कहीं ना कहीं जो समाज का रिप्रेजेंटेशन है वो इस पार्टी में आज बेहतर तरीके से हो रहा है। हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री जो भजन लाल जाटव जी हैं, उसके अलावा ममता भूपेश जी हैं, गोविंद मेघवाल साहब हैं, टीकाराम जूली जी हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं। ये नहीं कि साहब राज्य मंत्री बना के लॉलीपॉप दे दी। तो हमारी सरकार ने बहुजनों को जो आज इज्जत दी है, तो निश्चित तौर पे हमारा बहुजन उस बात को समझ रहा है कि राजस्थान का परिप्रेक्ष्य में हमें अपनी राजनीतिक पहचान बना के रखनी है। अपनी रिप्रेजेंटेशन जो हमें कैबिनेट में चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही दे सकती है। इसलिए कहीं ना कहीं बहुजन समाज का जो वोटर है वो बिल्कुल जुड़ता हुआ है। इसी के साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि 2023 में के बाद जो चुनावी मुद्दे होंगे, जैसे कि आपने अभी विकास कराए हैं, तो क्या क्या मुद्दे होंगे कि जिनको आपको कराना है? बिल्कुल चुनावी मुद्दे क्या होंगे 2023 के? बिल्कुल सबसे बड़ा हमारा जो ड्रीम प्रोजेक्ट अभी है वो ये है कि हमारी विधानसभा में जो इंडस्ट्रियल एरिया है ये बने, ताकि हम लोगों को रोजगार दे पाए, और जो एक्सप्रेसवे जो कट प्रस्तावित है ये जल्द से जल्द संचालित हो जाए। इसके अलावा हमारा नगर विधानसभा अब बड़ा हो गया है, यहाँ तहसीलें बन गई हैं, यहाँ उपखंड बन गए हैं। हम चाहते हैं आने वाले वक्त में नगर के अंदर जो है एडीएम कार्यालय खुले, ताकि यहाँ के जो भी मामले होते हैं वो रेफर होकर वहीं दूर ना जाए, वो यहीं के यहीं हमारे सॉल्व हो जाए। बिजली घर हमारे जो रास्ते में काम, जो पाइपलाइन में काम चल रहे हैं, एक बिजली घर 220 के यहाँ बन रहा है, 4 बिजली घर और क्षेत्र में बन रहे हैं, और ज्यादा बिजली घर बने और ये बिजली इनकी क्रियान्विति हो। एक्शन ऑफिस का अब हमारा अभी नगर में आया है, उसका संचालन कराना हमारी प्राथमिकता है। तो ये घोषणाएं हुई हैं, ये सही से जनता धरातल पे आ पाए, इनकी क्रियान्विति हो पाए, इस दिशा में हम लोग काम करेंगे। और आसपास के जो क्षेत्र हैं उनका विकास कैसे हो। जनुथर है, जनुथर तहसील हो चुका है, आने वाले वक्त में जनुथर उपखंड होना चाहिए। जालौकी उप तहसील हो चुकी है, आने वाले वक्त में जालौकी को हम तहसील कैसे बनवाएं, ये हमारी प्राथमिकता है। खो हमारा जो है वो उप तहसील हो गया है, आने वाले वक्त में हम खो को तहसील कैसे बनाएं, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। जनुथर नगर पालिका कैसे बने, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। जालौकी में बड़ा अस्पताल खुले या फिर खो कितना बड़ा अस्पताल खुले, ये हमारी प्राथमिकता है कि इनको और आगे कैसे बढ़ाया जाए। कॉलेजेस जो हमने स्वीकृत कराए, इनके लिए भवन निर्माण जल्दी से बिल्डिंग सेक्शन करा के इनको संचालित किया जाए, ताकि इनमें और कोर्सेज जोड़े जाएं, ताकि हमारे क्षेत्र की जनता को और अच्छी चिकित्सा सुविधा मिल सके शिक्षा के लिए। तो ये सारे हमारे एजेंडे हैं, चिकित्सा भी है, सारे चीजें हैं। फिर पानी की बहुत बड़ी समस्या है, जनता जल मिशन योजना के तहत जो काम चल रहे हैं वो सारे अभी हो रहे हैं, और जल्दी से उनकी क्रियान्विति हो और वो आगे बढ़े। और फिर सबसे महत्वपूर्ण, हमारे क्षेत्र में भाईचारा कायम रहे, क्योंकि इस जातिवाद की आग ने जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय को पहुंचाया है। ये जो यहाँ के नेता जो 80-20 की बात करते हैं, हम 20 नहीं है, हम तो 100 के 100 हैं। अरे राम भी हमारे हैं, रहीम भी हमारे हैं, वाहेगुरु भी हमारे हैं, सब अपने हैं, पराया कौन है। तो बांटने की बात ना की जाए, हम लोग प्यार प्रेम की बात करें, अच्छा माहौल पैदा करें, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। भाईचारा को बढ़ाना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उसी के साथ देखो, क्षेत्र में सबसे बड़ी घटना हुई, यूँ कहें कि नासिर और जुनैद को जो निर्मम तरीके से उनकी हत्या की गई, उनके जो आरोपी हैं, पुलिस ने उनके ऊपर यूँ कहें कि उनका जो रेट है वो पकड़ने पर उसको 10,000 या 10,000 जो भी किया है, तो लेकिन उनके जो हत्यारे हैं अभी तक वो गिरफ्त में नहीं है, एक हत्यारे के सिवाय। तो उस पर आप क्या कहेंगे, सरकार और पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? देखिए, बहुत मार्मिक घटना थी। किसी को इस ना बेरहमी से जला डालना कि उसके परिवार को उनकी लाश भी नसीब ना हो, इससे बड़ा मतलब निर्मम पाप हो नहीं सकता। और सरकार ने कार्रवाई की तुरंत, एक आदमी गिरफ्तार भी हुआ, कुछ लोग आरोपी भी बने। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी या हरियाणा की सरकार या वहां का प्रशासन उनके बचाव में नजर आया, वहां पंचायतें होती हैं। अरे भाई, अगर कोई आदमी निर्दोष है तो कानून उसका फैसला करेगा। तो कहीं ना कहीं जो है हरियाणा सरकार से कॉपरेशन ना मिलने की वजह से ही वहां पे हमें कामयाबी नहीं मिल पाई। लेकिन फिर भी हमारी पूरी जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो कोशिश कर रहा है, और हमें पूर्ण उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जस्टिस होगा। और वो कब तक भागेंगे, कानून से भाग सकते हैं लेकिन बच नहीं सकते। तो देर लग रही है, इसके लिए हमें अफसोस है। और आज लगभग 2 महीने होने को आए, लेकिन कानून से वो बच नहीं पाएंगे। मैं इतना ही कह के उनके परिवार वालों को विश्वास दिलाता हूं कि ये बहुत संवेदनशील घटना है। लेकिन एक और बात आपने नोटिस करी होगी, विपक्ष का कोई भी नेता वहां नहीं पहुंचा। भारतीय जनता पार्टी का या इलाके के जो नेता बनते हैं ना, किसी ने जाके उस परिवार को आंसू नहीं पहुंचे।
तो कहीं ना कहीं ये जो राजनीति है देश की है, वहाँ देखते हैं, ऐसा नहीं है कि जो कामा क्षेत्र के नेता है मैंने वहाँ देखे हैं, चाहे बीजेपी के हों बीएसपी के हों, सभी नेता, और यहाँ के भी बीएसपी के जो नेता है मैंने वहाँ बीजेपी का कौन नेता मंच पे वहाँ, देखे। कौन नेता वहाँ बीजेपी का? शकील जो अभी की बीजेपी से है, हमीन मेवाती, वो सब लोग उसमें थे। ये तो बेचारे अभी जो है पंच भी नहीं है वहाँ पे, जो वहाँ पे एमएलए का चुनाव लड़ते हैं, जो टिकट मांगते हैं, जो इनके जिलाध्यक्ष है पार्टियों के, नजर नहीं आया। तो कहीं ना कहीं आपको ये देखना पड़ेगा कि ये लोग जो है, ये लोग मुद्दे भी धर्म देख के उठाते हैं। अब ये घटना हुई है दलित समाज की कोई बेटी के साथ किसी ने कोई बदतमीजी की है बाड़मेर के अंदर, उसी वहां कुछ दिन पहले किसी राजपूत ने करी, तो सारे बीजेपी के लोग, क्योंकि वहां कोई मुस्लिम वहां आरोपी है, सब लोग कूद पड़ते हैं, पर जहां कोई और जाति का आदमी आरोपी होगा ये लोग किनारा कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हम राजनीति का स्तर इतना ना गिराएं, अपराध को अपराध की तरीके से देखें, आरोपी कोई भी हो। जैसे उदयपुर कांड के अंदर चाहे मुस्लिम आरोपी था, पूरा देश वहां खड़ा नजर आया, सारी पार्टियां, सबने खंडन किया उस बात का। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो बीजेपी के नेता उनके बचाव में इंटरव्यू देते हैं। तो इस तरीके की राजनीति जो है देश को आगे नहीं ले पाएगी, आगे नहीं ले जा पाएगी। मैं अपील करना चाहता हूं अपने विपक्ष के नेताओं के साथ भी, राजनीति का स्तर इतना ना गिराएं, मुद्दे की बात करें, जनता के काम वाली चीजों की बात करें। जो बाड़मेर की घटना है, कहीं ना कहीं बीजेपी आज उसके मतलब सपोर्ट में है कि भाई जो परिवार है उनको मतलब न्याय मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। हम बिल्कुल कहते हैं, कहीं कोई घटना होती है, कोई पीड़ित, उसको न्याय मिलना चाहिए, पर अपराधी गिरफ्तार हो गया 12 घंटे के अंदर ही, अब न्याय तो साहब देखो न्यायपालिका ही देगी, नेता तो न्याय कर नहीं सकते, कानून से सिस्टम चलता है। भाई बीजेपी तो है नहीं वहां, उनके राज्यों में तो जो बुलडोजर चला दिए जाते हैं, तो यहाँ तो अब कानून से काम होगा, तो चीजें हैं, न्याय मिलेगा। जब भी दीग जिला बना है, लेकिन कहीं ना कहीं विधानसभा में नगर को जिला बनाने की कोई मांग नहीं आई, और उसी के साथ पूर्व विधायिका ने कहा है कि अगर मैं विधायक होती तो कहीं ना कहीं इसको, अब अगर इस वक्त में, पहले दीग की मांगे चल रही थी लेकिन अभी उसको, उनको शर्म आनी चाहिए कि जब 1 साल से मांग चल रही थी, पोस्ट कार्ड अभियान हमारे कार्यकर्ताओं ने चलाया, हमारे नगर पालिका ने प्रस्ताव लिया, रैली निकाली, ना उनके मुंह से ना किसी और टुच्चे दलाल नेताओं के मुंह से एक शब्द नहीं निकला जिले के लिए। मैंने तो मंच पे कहा पिछले साल जब हम लोग वहां पे अध्यक्ष बन के आया था कि मेरा साथ दीजिए, क्यों नहीं देते धरना। जब कोई बात होती है, कोई मुकदमा होता है तो 10 मिनट में थाने में पहुंच जाते हैं दलाल, लेकिन जब कोई विकास की बात आती है तो इन्होंने धरना दिया क्या, कोई आवाज उठाई, कोई ज्ञापन दिया क्या? नहीं, मैंने आवाज उठाई, मैंने विधानसभा में प्रस्ताव लगाया, और हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पोस्ट कार्ड अभियान चलाया। हमारे अशोक शर्मा जी एडवोकेट जो हैं, गांव गांव गए जिला बनाने के लिए, अभियान चलाया, कोशिश की, पर कहीं ना कहीं हम नहीं बना पाए, इसका हम अफसोस जाहिर करते हैं। हम फेल हुए, हम स्वीकारते हैं इस बात को, लेकिन खुशी हमें इस बात की, हमें खुशी है इस बात की कि डीग बना। डीग भी हमारा पड़ोस में है, कोई दूर नहीं है। जो हम लोग 60 किलोमीटर नगर जो वहां धक्के खाते थे, भरतपुर जो है वो हमारा पास हो गया, और डीग के अंदर तो जो कोतवाली है वो नगर विधानसभा में आती है, तो डीग और नगर तो बिल्कुल, ये मान लीजिए हम तो, हमारी विधानसभा का हिस्सा डीग शहर में घुसा हुआ है, तो डीग में बनेगा तो सोचो हमारी विधानसभा में ही बन रहा है। तो कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव चीज हुई है, हम उसके लिए सरकार का धन्यवाद देना चाहते हैं। आदरणीय विश्वेंद्र जी को शुभकामनाएं देते हैं, उनको उनके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि डीग जिला बना। हमारी पूरी नगर विधानसभा के क्षेत्र की जनता की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं डीग वासियों को, और डीग जिला बनने की पूरे नगर वासियों को शुभकामनाएं। साथ ही जो मैंने यहाँ देखा कि आपने कहा कि बुर्जा में कट मिलेगा, लेकिन वहाँ का जो डीएलसी रेट है, किसान जो है जिनकी जमीन है उसमें भी वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार। देखिए, निश्चित तौर पे सरकार का एक फॉर्मूला है मुआवजा देने का, जो वहां की डीएलसी रेट होती है उसके 4 गुना मुआवजा दिया जाता है, एक फिक्स फॉर्मूला है, और निश्चित तौर पे किसानों का भी मांग जायज है, और जैसे ही उनका मुआवजे का नोटिफिकेशन जारी होगा इंडिविजुअल लेवल पे, मैं उनकी आवाज और मजबूती से उठा पाऊंगा, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनका मुआवजा बढ़े। मैं भी इस हक में हूं कि मुआवजा बढ़ना चाहिए, लेकिन इस बीच में कुछ लोग कटी नहीं बनना चाहिए, ये रुकना चाहना चाहिए, इससे नुकसान होगा, तो लोग अनर्गल बातें ना फैलाएं। ये इस कट बनने से हम लोग बड़े बड़े शहरों से जुड़ेंगे। ये 1400 किलोमीटर में पहला कट बन रहा है, और 200 से बड़ा कट होगा ये, तो निश्चित तौर पे विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और बात सामने आती है, नगर के प्रधान अभी है, आरिफ प्रधान है, तो उनसे पैसे लेने की जो बात आती है कि भाई पैसा लिया गया, भारी मात्रा में पैसा लिया गया, उस बात क्या कहते हैं? अगर कोई आदमी ये बात कह दे, ये साबित कर दे, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। प्रधान जी ये बात कह दे, उनके परिवार को आदमी बात कह दे, देखिए ये अब ये तो बात है ना, क्योंकि पहले जो ये लेते तो ये पहले पैसा लेके बनाते थे लोगों को,
पहले कार्यकाल में अनिता जी जब एमएलए थी तो प्रेम अम्बेश जी चेयरमैन बने कांग्रेस के, कैसे बन गए? तो पहले इन्होंने जो है मुखर्जी को प्रधान बनाया, उनसे पैसे ले लिए। तो पहले इनकी इनकी अब इनके लिए तो ये मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, ये इसीलिए तो परेशान बेचारे, क्योंकि इनकी सोच यहां तक है। अगर ये होते तो ये पैसे कमाते। तो भाई हम बनाने वाले लोग हैं, चाहता तो मैं अपने परिवार के आदमी को बना सकता था, तो लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोगों ने और सबको मौका देने का काम किया। डॉक्टर आरिफ प्रधान पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, और उन्होंने इच्छा जाहिर करी तो वो आराम से बने, निर्विरोध उनको वहां बनवाया गया। और इन बीजेपी के पास तो जो है कि कैंडिडेट भी उपलब्ध नहीं हुआ। तो ये तो बनावटी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं। लगातार आप कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम, लेकिन जब प्रधान और उप प्रधान की बात आई तो वहां भी कहीं ना कहीं देखा गया कि कोई दूसरे मुस्लिम कैंडिडेट को बनाया गया, उस पर आप क्या कहेंगे? भाई देखो, जो कैंडिडेट होगा, जो अवेलेबल कैंडिडेट होते हैं वही बनाए जाते हैं। या फिर ऐसी किसी भी समाज से? मेरे पास कोई कैंडिडेट आया ही नहीं साहब, आप पता कर लेना। कोई कैंडिडेट अगर ये किसी ने इच्छा जाहिर करी हो कि मैं बनना चाहता हूं, हमें कोई कैंडिडेट, हमारे किसी ने दावेदारी पेश ही नहीं करी। अब जो दावेदारी पेश करेगा, जाहिर सी बात है उसी को मौका दिया जाएगा। हाँ, और प्रधान जी बने, जुबैर जी हमारे उप प्रधान जी हैं, वो भी निर्विरोधी हुए। तो बहुजन बीजेपी तो जो है कि कैंडिडेट खड़ा नहीं कर पाई। हमारे यहाँ तो जो है नगर पालिका के जब चुनाव हुए नगर के अंदर, हमारे राम अवतार मित्तल जी के सामने, तो बीजेपी को एक ही वोट मिला। तो ऐसा नहीं है, ये लोग जो है इनकी राजनीतिक पकड़ जो है वो जाती जा रही है, क्योंकि इनकी राजनीति थी सिर्फ दलाली करना, कमीशन खोरी करना, जनता से पैसे लूटना, और विकास का कोई काम इन्होंने पहले नहीं किया। तो अब जाहिर से तौर पर इनके पास कुछ कहने को तो है नहीं, तो ऐसे अलग अलग आरोप लगाते हैं। साथ ही अब की बार आप जो मुकाबला है, चुनावी मुकाबला होगा, तो आप अपने सामने किसको मानते हैं? मैं सबके सामने अपने आप को मानता हूं। किसी का मुकाबला होगा मुझसे, कोई भी आ जाए। मैं तो यहाँ जनता ने चुन के बैठ रहा हूं। तो मैं देखो ये तो कहने वाली बात है। देखो, ये कहना बहुत मुश्किल है। जनता किसको चाहे? जनता जनार्दन है, जनता बहुत बड़ी है। बड़े बड़े नेता चुनाव हार जाते हैं, और हार जीत राजनीति तय नहीं करती। राहुल गांधी जी हमारे देश के बहुत बड़े, कांग्रेस के हमारे सबसे बड़े लीडर हैं, वो अपना चुनाव हार गए, और उन्होंने एक 10वीं फेल ईरानी ने उन्हें चुनाव हरा दिया। हमारे प्रधानमंत्री देश के जो है वो नकली डिग्री लेके जो है कि प्रधानमंत्री बन गए। तो चुनाव हारना जितना कोई बड़ी बात देश में नहीं है। हमारा मकसद ये कि जो हमें मौका मिला, हमने ईमानदारी से वो मौका का इस्तेमाल किया जनता के लिए। अब हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता जिसको चुने। एक और बात ये भी सामने है कि जो सीकरी जो कस्बा है, इसमें मुस्लिम जो है उनकी कहीं ना कहीं दादागिरी होती है, क्योंकि कई ऐसे मामले हैं जिनमें चाहे पंडित हो, अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति को मतलब सरेआम बाजार में थप्पड़ मारा गया था। तो ये कहते हैं कि विधायक के होने की वजह से, मुस्लिम विधायक होने की वजह से मुसलमानों की वहाँ पे दादागिरी चलने लगी है। नहीं, मेरी जानकारी में तो ऐसा कोई मकसद नहीं आया। और खासतौर पर सीकरी की तो मैं बात करूं, इससे खूबसूरत कस्बा तो पूरे भरतपुर जिले में कोई नहीं है। यहाँ जितनी गंगा जमनी तहजीब है, जितना भाईचारा इस कस्बे में है, ऐसा भाईचारा कहीं नहीं है। और आप अब ये बात आप जो है, आप मुझसे तो क्या कहें, मैं तो आपसे कहूंगा कि आप बाजार में जाएं, दुकानों से लोगों से पूछें यहाँ किसकी गुंडागर्दी है। सिर्फ यही एक कस्बा है जो गुंडागर्दी से बचा है। पूरे जिले के अंदर सिर्फ इकलौता कस्बा है जो जातीय गुंडागर्दी से बचा हुआ है। यहाँ किसी का कोई वर्चस्व नहीं है, यहाँ ईमानदारी से काम होता है, और यहाँ के व्यापारी इतने अच्छे हैं। हमने अपने 10 साल के राजनीतिक जीवन में ना कोई व्यापारिक, कोई हमने जो कहते हैं कि कोई विवाद नहीं देखा। तो ये तो कहने वाले कोई, देखो किसी को लड़ाई थप्पड़ मार देना तो एक स्वाभाविक घटनाएं हो सकती है, आपसी मतभेद किसी के हो सकते हैं, कहीं पे भी हो जाती है ना। तो मैं ये नहीं कहता कि किसी को थप्पड़ मारना किसी का वर्चस्व या किसी की वो तय करता है, और मुझे घटना की जानकारी भी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे सीकरी कस्बे के अंदर या नगर कस्बे के अंदर भी अब किसी कोई गुंडागर्दी नहीं है। कोई गुंडागर्दी करेगा तो कानून उसका इलाज करेगा। साथ ही वोटर्स के लिए क्या एक संदेश, क्या एक मैसेज देना चाहिए? मैं वोटर्स को यही संदेश और मैसेज देना चाहता हूं कि 4 साल पहले, 4.5 साल पहले आपने हमें चुना, और हमें चुनने के बाद जो सरकारी व्यवस्थाएं थी वो आज आपके सामने है। अस्पतालें अच्छी बड़ी हुई हैं, चिकित्सा में काम हुआ है, शिक्षा में काम हुआ है, बड़े रोड्स हमारे अच्छे हो गए, इंडस्ट्रीज हम लोग यहाँ लाना चाहते हैं, भाईचारा हम लोग बढ़ाना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पे बरगलाइए मत, इन नेताओं के भाषणों में मत जाइए, अपना दिमाग लगाइए और खुद एनालिसिस कीजिए कि 10 साल पहले क्या घोषणाएं होती थी और क्या काम होते थे। आज जालूकी आगे बढ़ रहा है, आज खो आगे बढ़ रहा है, आज जलूथर आगे बढ़ रहा है। तो सबका साथ और सबको आगे बढ़ने का जो रास्ता हमें मिला है, हमको इसको और आगे लेके जाना है। ये चीजें पाइपलाइन में हैं,
बिजली घर बन रहे हैं, चिकित्सा, हमारी जो जो विद्युत सुविधाएं हैं वो इंप्रूव होंगी, यहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन बनने वाला है, हमारे लोगों को रोजगार यहाँ मिलेगा। इन चीजों से क्षेत्र का भला होगा, ना कि इन जातिवाद में फंसकर, इन नेताओं के बरगलाने में आकर एक दूसरे पे ईर्ष्या करने में। हम लोग मिलजुल के आगे रहें, आगे बढ़ें, भाईचारा बढ़ाएं, और कहीं कोई कमी है आप मुझसे डायरेक्ट संपर्क करें, चाहे किसी भी माध्यम के द्वारा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी आवाज को मजबूती से सॉल्व कर सकूं, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। आप लोगों ने हमेशा मुझे बहुत प्यार, मान, सम्मान दिया है, और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि जितना प्यार और मान सम्मान नगर विधानसभा ने मुझे दिया है, आसपास किसी एमएलए को अपनी जनता में नहीं मिलता। मैं आपका आभारी हूं, आपके प्यार का आभारी हूं। आने वाले वक्त में, अब ये चुनावी साल है, तरह तरह के लोग आएंगे, आप अपना आकलन करिए। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है अब, और सिर्फ ये लोग झूठ और अधूरी बातें का काम करेंगे। अभी आप कह रहे थे कि पूर्व विधायिका कह रही थी कि वो ट्रॉमा सेंटर वो लेके आई थी, मैंने कभी सुना कि उन्होंने कट भी उन्होंने सेक्शन करवाया था, ये भी उन्होंने कहीं कहा है। तो भाई ये लोग जो हैं किसी न किसी जगह कहा कि कट भी हमने स्वीकृत करवाया था, तो ये पूछ लेना भाई आपने कट कब स्वीकृत करवाया था। तो इन लोगों के पास में जो है काम दिखाने के लिए कुछ नहीं है। अगर कोई आदमी चुनाव में जाता है तो अपने कार्यकाल को लेकर, अपने बायोडाटा को लेकर जाए, और जनता निर्णय करेगी, जो जनता का निर्णय होगा वो सर माथे पर। जय हिंद। जी धन्यवाद। हम आपको बताना चाहेंगे आज हमारे साथ विधायक साहब जुड़े, उनसे बातचीत की, चाहे तो क्षेत्र की समस्याएं हों, या फिर यूँ कहें कि क्षेत्र के विकास हो, या फिर उनके ऊपर जो लगाए जा रहे हैं आरोप, उनके ऊपर भी हमने चर्चा की। विधायक साहब ने पूरी बातों का शांति से जवाब दिया, सारी बातें की गई, और साथ में जो क्षेत्र के हालात हैं उनको भी उन्होंने नज़र में रखते हुए उनका कहना है कि जो समस्याएं बनी हुई हैं उनको जल्द से जल्द निपटारा भी किया जाएगा, और आने वाले चुनाव में जो हमारे मुद्दे होंगे वो क्षेत्र की उन्नति के लिए, और जिस तरह से चार चांद लगाने की कोशिश अब की बार हमारी रही है, उसी तरह से हमारा रहेगा, वही मुद्दा रहेगा चुनाव का, जनता के भला करने के लिए। जनता सिर्फ और सिर्फ विकास को देखे, न कि धर्म जात आदि को देखे। लगातार मेरी भी यही अपील रहती है और मेरा भी यही संदेश रहता है कि आप वोट करते वक्त अपने क्षेत्र के उन्नति के लिए, जो आपके क्षेत्र का विकास करा सके, उसको चुने, ना कि किसी धर्म और जात और किसी बेकार की बातों में ना पैसे लेकर अपने वोट को बेचें। ये मेरा भी लगातार आप लोगों के लिए एक मैसेज रहता है, और समाज के सभी जो क्षेत्र के लोग हैं, सभी समाज के लोग, उनसे मेरा एक संदेश है कि भाईचारे को बनाए रखें। विधायक साहब ने जो बातें की, पूरी बातें आज उनसे भी। मेरे आप हमारे साथ DTV पर लगातार देखते हैं, अपने क्षेत्र की हर एक समस्या आपको सबसे पहले दिखाने का काम करेंगे। अजय कोहली के साथ, धन्यवाद। महंगाई के दौर में मकान बनाना हो गया है मुश्किल, चलिए हम आपको सस्ते दामों में मकान बनवाते हैं। जब भी आप घर मकान बनाओ तो AMK मार्क का ईंट ही खरीदना। कम लागत और कम ईंटें लगेंगी, पैसों की होगी बचत और आपके मकान को देगी मजबूती। AMK मार्क का ईंट खरीदने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें।